अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 33 या लेक्चर नंबर 33 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स होगा, यानी कि ट्राइबल एरियाज़ टू पाकिस्तान, रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें आज पता चलेगा कि हमारे पास जो रियासतें थीं वो कितनी आनी थी और कैसे आई और किस तरह का रुझान रहा। तो इसको आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो अयूब खान का एरा था, 1958 से लेकर 1969 तक का। लेकिन जो हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इससे पहले था, क्योंकि हमने ये देखा था कि उनके एरा में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो वो वजूहात जो थी वो उससे पहले की ये थी कि एक्सेशन ऑफ द स्टेट जो थे वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। क्योंकि आपको पता है कि बड़े सग़ीर उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया मिक्स था, तो उसमें प्रिंसली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, यानी कि शाही रियासतों का कॉन्सेप्ट था। और उनको भी अपने फ़ैसले लेने थे, क्योंकि उस वक्त का कोई फ़ैसला तय नहीं हो पाया था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का था, जूनागढ़ का था, मनवादार स्टेट्स का था। यहाँ पे सारे रूलर्स जितने जूनागढ़ और मनवादार में थे जो अनाउंस कर चुके थे एक्सेशन टू द पाकिस्तान, मगर वो ऑक्यूपाइड हो गए, वो कब्ज़ा कर लिया गया इंडिया को। इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन हुआ और निज़ाम जो उस वक्त का रूलर था हैदराबाद दक्कन का, उसने भी डिसाइड किया हुआ था कि किसी तरफ भी नहीं जाएगा, किसी भी रियासत की तरफ नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, ठीक है ना। और उसकी जो रियासत का जो मकसद था वो इंडिपेंडेंट था, यानी कि खुद मुख्तार, ठीक है ना। लेकिन इंडियन आर्मी ने हैदराबाद दक्कन के ऊपर भी हमला किया। लेकिन हैदराबाद दक्कन से मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो जीत चुकी थी वो कौन थी? मुस्लिम लीग। लेकिन फिर भी वहाँ के रूलर निज़ाम ने, जो वहाँ का शाही जो निज़ाम चल रहा था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी इंडियंस ने अटैक करके उसको हासिल किया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये हमारी हिस्ट्री बता रही है, ये हमारी तारीख बता रही है। और ये सब इंटेलेक्चुअल्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट जितने भी दुनिया के हैं वो सब मानते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हैदराबाद दक्कन जो है वो जो आज इंडिया में मौजूद है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। और हैदराबाद दक्कन की जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, लोग हैं, जैसे जूनागढ़ मनवादार में चलो बात समझ में आती है, थोड़ा बहुत तो समझ आती है कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हैं मेजॉरिटी में अब। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, वास्ट पैमाने पर हैं, 25 लाख आज के हिसाब से। और उसके रुतबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा लोग भी मुसलमान हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि उस वक्त के हिंदू राजा जो हरी सिंह का सबसे अहम नाम आता है, उन्होंने बाकायदा एक्सेशन के दौरान, यानी कि जब आपका जब रियासतें जब एक तरफ से मूव कर रही थी दूसरी तरफ, तो उस वक्त भी कश्मीर वैली के ऊपर, अब यानी कि वादियों पर, बाकायदा इंडियन फोर्सेस ने हमला करके उसको ऑक्यूपाइड किया। और यहाँ पे शुरू होती है फ्रीडम फाइट की, यानी कि फ़ाइट फॉर फ्रीडम की। और उसमें इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है लोगों की वजह से, क्योंकि वो जो मीटिंग कर रहे थे वो फेल तो हो चुकी थी। अब मीटिंग फेल हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि हिंदू राजा उस वक्त हरी सिंह ने ये क्लेम इंडिया करता है कि जो इंडिया को जम्मू कश्मीर को बेच दिया गया, कुछ किताबों में लिखा हुआ है 25 लाख रुपए में। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी रियासत को बेच दे वो भी 25 लाख रुपए में, चलो पॉसिबिलिटी चांसेस हैं मगर वो 10 to 5% चांस है। अब यहाँ पर कश्मीर का इशू बढ़ता चला गया। और इसी तरह, क्योंकि हम लोग ये पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें दोहरा रहा हूँ जो एक्सेशन के दौरान हुई थी। अब इंडिया ने जो कश्मीर इशू था वो यूनाइटेड नेशन में ले गया, सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा मदद दी वहाँ पे फायरिंग होने की। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने, जब उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पब्लिसाइज किया, यानी कि लोगों तक ये पहुँचाया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस होना चाहिए। लेकिन कश्मीर को जो ग्रैब किया, हासिल किया तनासुब में, और प्लस उस पर कब्ज़ा किया, तो आप नोट करो कि वो जो सारे वादे थे वो बैक हो गए। किसके साथ? पब्लिसाइज के साथ। और जो उन्होंने पब्लिकली बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट की, तो उसी की वजह से 3 वॉर्स हुई, 3 जंगें हो चुकी हैं, एक 1948 में, एक 1965 में और एक 1971 में, ठीक है, दोनों माँ बहन के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। किस इशू पे? कश्मीर इशू पे। और कश्मीर इशू का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, जो उनका राइट था, वो सब ख़त्म। अब कश्मीर इशू जो है कुड नॉट बी सेट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल फॉर जस्टिस सो फार। अब इंसाफ के तकाजे में इंडिया किसी तरह, ये आज के लिहाज से, अभी भी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत के हिसाब से 21वीं सदी में भी राइट्स को नहीं दे रहा।
लोगों के राइट्स, लोगों का हक क्या, लोग क्या चाहते हैं, असल वो बात होनी चाहिए। लेकिन वो बात अभी भी नहीं हो रही। और इसमें मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, ये अपने लेक्चर्स में बयान नहीं कर रहा हूँ, आज पूरी दुनिया में तनाज़ा चल रहा है। यूनाइटेड नेशन में ये आज भी तनाज़ा चल रहा है, क्योंकि आज 20 अक्टूबर 2020 है। आज के हिसाब से, अगर आज करंट अफेयर्स के हिसाब से आप देखें, तो बहुत ज़्यादा इस पे तनाज़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह उस वक्त के जो बेहतरीन पॉलिटिशियन थे, जो प्रिंसिपल अपने उसूलों पे फॉलो करने वाले थे, उन्होंने बाकायदा उन रियासतों को जो पाकिस्तान की फ्री विल के हिसाब से आके जुड़ी हैं, जिसमें भावलपुर है, खैरपुर है, करहान है, मकरान है, ये सारे एक्सीडेड हुए पाकिस्तान में। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई कब्ज़ा नहीं था, कोई ये नहीं होता है कि बाय फोर्स उनको बोला कि नहीं हमारे साथ आके जोड़ो। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि उस वक्त के जो हमारे बानी थे वो कितने अहमियत के हामिल थे, और आज क्या क्या हो रहा है वो आपके सामने है। और फिर अगर आपने नोट कराओ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा ट्राइबल एरियाज़ के साथ, जो उस वक्त के जितने भी कबायली इलाके थे, उनके साथ बिल्कुल गुफ्तगाना तरीके से, महाज के तरीके से, बिल्कुल आज़ादाना तरीके से उनसे बातचीत की, उनको इंडिपेंडेंस दिलाई, उनको आज़ादी दिलाई और उनको अपने साथ जोड़ा। और इसी बिहाफ पर जो उनके ट्राइबल एरियाज थे, यानी कि जो कबायली इलाके थे, वो इंडिपेंडेंट हुए ब्रिटिश रूल से भी। और कबायली हुक्मरानों ने बाकायदा ये इंडिपेंडेंस और आज़ादी का जो पूरा मुद्दा था वो पाकिस्तान के साथ जोड़ा, बिकॉज ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि उनकी वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी काविशों की वजह से नॉर्दर्न वेस्टर्न के इलाके जितने भी थे बॉर्डर्स के, पाकिस्तान के साथ जुड़े। अब ये सिर्फ और सिर्फ उनकी काविशों का नतीजा नहीं, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग जो उस वक्त थी वो भी इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये कहें कि इंडिया में जो भी हो रहा है आज के दिन वो मुसलमानों की वजह से हो रहा है, तो बेटा वो थोड़ा बहुत गलत भी है, क्योंकि उस वक्त लोगों को बहकाया भी गया है। अब बहकाने का मकसद ये था कि मैं उस वक्त की जितनी पार्टीज़ हैं मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ, किसी मज़हब के मुतालिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो उनमें जितने भी रहनुमा आज मौजूद हैं वो सिर्फ अपने मुल्क का सोच रहे हैं, मुल्क का, लोगों का नहीं। जबकि लोगों का सोचा जाता है, लोग असल चीज़ होती है मुल्क को बनाने में। और उस वक्त के हिसाब से NWFP जो KP के आज के हिसाब से है, खैबर पख्तूनख्वा, दर, सवात और चित्राल को आज भी हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स की रियासत का तनासुब दिया हुआ है, क्योंकि वो मालाकंड डिवीज़न में आती हैं। मालाकंड डिवीज़न में जनरल याया खान ने बाकायदा इनको मर्ज करके एक स्टेट बना दी थी, कब, 1969 में। और आपने अगर देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको संभालने के लायक है, और फैसिलिटीज़ वो सारी जितनी भी आज दे रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान में वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी इंजॉयमेंट जितनी भी थी उस वक्त के हिसाब से थी या नहीं थी, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, सेफ्टी तो है यहाँ पे, ये तनासब तो नहीं ना कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। अब वो डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे नहीं है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आज भी मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, उनकी फिल्में भी कहती हैं, अब तो उनकी फिल्में भी कहती हैं, आर्टिकल 15 है, बहुत सारी फिल्में हैं, मैं क्या क्या बताऊं मैं अब। वो अपनी चीज़ों को जब ये मानते हैं कि वो ऐसे हैं, और अब तो इंडिया क्लेम करता है कि हम ऐसे हैं, तो फिर मैं और क्या कहूँ। तो उन्होंने जितनी भी एक्सेशन थी जो पाकिस्तान के पास आनी थी, वो तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और वो कब्ज़ा अब तक कायम किया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का अब तक कोई हल नहीं निकल रहा, जबकि वहाँ के लोग राइट्स की बात करते हैं। तो UN भी तो यूनाइटेड राइट्स की बात करता है, तो वो क्यों ना अब इसको हल करे, ह्यूमन राइट्स की बात करें। मार्केटिंग को छोड़ के, अब इकोनॉमिक छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, पैसा छोड़ के, राइट्स पे बात कर ले। और जब राइट्स की बात करते हैं तो ये पूरी दुनिया कह रही है, इवन के अमेरिकन के लोग भी कह रहे हैं, ब्रिटेन्स के लोग भी कह रहे हैं, यूरोपियन लोग भी कह रहे हैं। अब वो खुद भी समझते हैं कि गलत हो रहा है, इंसानियत के साथ गलत हो रहा है। जब इंसान के साथ गलत हो रहा है ना बेटा, तो हमें वहाँ देखना चाहिए कि वो मज़हब नहीं आ रहा। अब मज़हब को अगर आप लेकर आते हो तो फिर तो ये होना ही नहीं चाहिए, फिर तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्योंकि हम लोग अपनी किताबों में इसलिए सच बताते हैं ताकि आपको भी एहसास हो कि आगे चल के हमें आने वाली जनरेशन को भी बताना होना चाहिए, उनके दिमागों में होना चाहिए कि उनके साथ गलत हो रहा है। और जब गलत हो रहा है कश्मीरियों के साथ, भले ही कोई भी हो, भले ही कोई भी हो बेटा, जो भी हो, किसी भी शख्स के साथ गलत हो रहा है तो उसको रोका जाए। और अगर इंडियंस ये चाह रहे हैं कि नहीं रुक सकता, तो फिर क्या वजूहत हैं, फिर क्या लोग हैं? वहाँ के उनके लोग नहीं हैं, वहाँ उनके अपने लोग नहीं हैं क्या? उनको मारने ही असल एक हक है। तो फिर ये सोचना पड़ेगा, और हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए हमेशा, और हमेशा मदद करते रहेंगे। ये हमारी आर्मी का, हमारी अदलिया का, सबका मोटो है कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान उम्मत हो। मुसलमान क्या,
कोई भी इंसानियत हो, गलत होगा गलत को गलत बोलेंगे, सही होगा सही को सही बोलेंगे। और आज का टॉपिक इसी पर है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो जो आपको पता हो वो भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस चैनल की ज़रूरत, इस इल्म की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।